कवि दुष्यंत कुमार की एक बहुत मशहूर रचना है जिसमें वो कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज हमारा पहला विश्लेषण भी पाकिस्तान की बुनियाद हिलाने का काम करेगा, क्योंकि आज हम बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पापों का प्रसारण ग्राउंड जीरो से यानी सीधे बलूचिस्तान से करेंगे, वो भी पहली बार। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे जी मीडिया की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर तैयार किया है। सुरक्षा कारणों से हमारी रिपोर्ट में हमने इस संवाददाता की पहचान छिपा दी है। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस संवाददाता की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। हमारी टीम बलूचिस्तान के उन इलाकों में गई जहां पाकिस्तान का काला सच कई गज जमीन के नीचे दबा हुआ है। हमने उन पीड़ितों से भी बात की जिनके अपनों को पाकिस्तान की सेना ने दिन के उजाले में सरेआम गोलियों से छलनी कर डाला। हमें कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने हमें यह बताया कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में सामूहिक नरसंहार किया है। बलूचिस्तान में कई परिवार ऐसे भी हैं जो पिछले कई वर्षों से अपने पिता, अपने भाई और अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। पिछले 6 वर्षों में इस इलाके से करीब 1000 लाशें बरामद की गई हैं, जिनमें से बहुत सारी लाशें ऐसी थी जिन्हें बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया गया था और उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अपहरण कर लिया गया और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बलूचिस्तान के उस व्यक्ति की बात सुनवाना चाहता हूं जिसके भाई को दिन के उजाले में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। जी मीडिया की टीम से बातचीत के दौरान यह व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और रोने लगा। पहले आप इस व्यक्ति की बात सुनिए। जब उधर अंदर घुस गया एकदम बस उन्होंने बोला कि फायरिंग शुरू किया। वो जो उसको शागिर्द था, फायरिंग शुरू किया। बस तकरीबन 3-4 फायरे आवाज़ उसके शागिर्द ने बोल रहा था, 3-4 फायर आवाज़ आ रहा था। बस दुनिया खामोशी हो गया। जब खामोशी हो गया बोला कि वो शागिर्द ने बोला कि मैं जब ऐसे निकल कर बाहर आ गया, दुकान के सामने आ गया, बस देखा उस्ताद को, बस कि उस्ताद खून के लटपट में उधर पड़े दुकान के सामने। फिर बोला कि मैंने अपना चादर में था, वो चीज़ हमारे पास नहीं था, अपने चादर को उस पर मैंने खींचा, इसको मुंह को बंद किया। ये इसी वजह से मारता है कि भाई ये लोग शिया है, शिया की वजह से भाई बस इसको मारो। बस ये बन रहा है सर। अभी हम लोगों का इतना वस नहीं है कि मैं ये जो बाज़ार मेन रोड तक मैं नहीं जा सकता। जब मैं जाऊँ ये काला चश्मे पहनता हूँ या ये मुंह ऐसे रुमाल के साथ ऐसे बांधता हूँ कि मुझे किसी पहचान नहीं सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और वो ये है कि बलूचिस्तान में रिपोर्टिंग करना, बलूचिस्तान में वहां के हालात पर कोई वीडियो बनाना एक अपराध माना जाता है, एक अपराध की तरह है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसकी जान जाने की पूरी गारंटी है। और यहां पर यह स्टोरी करते हुए अगर हमारे संवाददाता या हमारे कैमरा पर्सन, हमारी जो टीम थी वहां पर, अगर वो लोग पकड़े जाते तो आज वो जिंदा नहीं होते। इसलिए आप इस बात को समझिए कि उन्होंने बलूचिस्तान में अपनी जान पर खेलकर ये तस्वीरें वहां पर शूट की हैं और आज वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए हमने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे संवाददाता की पहचान बाहर जग जाहिर ना हो। जी न्यूज़ पर हम कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को दबाने के लिए अत्याचारों का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सेना आज़ादी की मांग को कुचलने में जुटी हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है। अब पूरी दुनिया से बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ें आने लगी हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपने कानों में कश्मीर वाली रुई डालकर इन आवाज़ों को अनसुना कर रहे हैं। इसलिए हमने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की आवाज़ें सुनाने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया। एक संवेदनशील भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पाकिस्तान के जुल्म सितम के बारे में आज पता होना चाहिए। ये बातें कूटनीति की दुनिया में दस्तावेज की तरह काम करती हैं। इन्हें छोटा समझने की भूल
आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों की पीड़ा अब पर्वत जैसी हो गई है, इसलिए आज पाकिस्तान की बुनियाद हिलानी जरूरी है। इस रिपोर्ट में आपको कुछ ऐसे बयान और कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमतें, नुमाइंदा सब मिलकर और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बलोच कौम की नस्लकुशी कर रहे हैं। बलोचिस्तान के बारे में किसी मीडिया एंकर ने बात नहीं की। वहां पर जो जुल्म हुआ और या हो रहा है अब भी, लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को हर दिन कत्ल किया जाता है, घरों से घसीट के निकाला जाता है, मिसिंग होते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनकी लाशें रोड पर फेंक दी जाती हैं, सरेआम रोडों पर वीरानों में फेंक दी जाती हैं। बलूचिस्तान मरा नहीं, बलूचिस्तान जिंदा है। अपने चादर को उस पर मैंने खींचा, इसको मुंह को बंद किया। ये इसी वजह से मारता है कि भाई ये लोग शिया है, शिया की वजह से भाई बस इसको मारो। टीवी पर पहली बार बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग। पाकिस्तान के अत्याचारों पर सबसे बड़ी गवाही। टीवी पर पहली बार बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग। बलूचिस्तान जिंदा है। कहते हैं चोर चोरी करने के बाद अनजाने में ही सही, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है ताकि पुलिस को उसे ढूंढने में आसानी हो। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना बलूचिस्तान में चोरी भी करती है, निर्दोष लोगों की हत्या भी करती है और सारे सबूत भी छोड़ जाती है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि यह सब पाकिस्तान की मर्जी से हो रहा है। बावजूद इसके दुनिया में किसी को पाकिस्तान के पाप नजर नहीं आते। इसलिए हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के पापों को वर्ल्ड टेलीकास्ट करने के लिए हम सीधे बलूचिस्तान जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। जी न्यूज पर वैसे तो हमने कई बार बलूचिस्तान के खामोश चीखें देश और दुनिया तक पहुंचाई हैं, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वहां के हालात किसी आग की भट्टी में जलने वाले इंसान की तरह थे जो तड़प तड़प कर इंसाफ मांग रहा था। लेकिन जिस पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकवादियों की पूजा की जाती है, उससे एक आम नागरिक इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकता है? अगर कोई देश किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाता है तो यह प्रतिबंध हर उस संगठन पर लागू होना चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम की मुलाकात मुफ्ती कलीमुल्लाह से हुई, जो उस संगठन का सदस्य है जिसे पाकिस्तान में वैसे तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में रखा गया है, लेकिन बलूचिस्तान में यह संगठन खुलेआम आतंक की फैक्ट्री चलाता है, वो भी राजनीति की आड़ लेकर।
हर तबके के अफराद हमारे साथ हैं, वो कला बिरादरी से हो या मीडिया के लोग हो या इसके अलावा ताजिर बिरादरी हो या इस तरह दिगर कबायली रहनुमा हो, सारे तकरीबन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमने पूरे बलूचिस्तान में उम्मीदवार खड़े किए और फिर कभी JUIF के और तो कभी जनाब मुस्लिम लीग नून के तो कभी पीपल्स पार्टी के, हमने उनकी हिमायती की और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हैं और हमारे वोट से ही जीते हैं। देखिए, एक तो है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के हैसियत से मज़हब के तौर पर हम पहचाने जाते हैं, लोग हमारे कारकर्दगी से मुतमईन हैं, लोग हम पे एतमाद कर रहे हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी लोगों ने हम पे बहुत एतमाद किया है और आने वाला इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह लोग हम पे एतमाद करेंगे। ऐसे संगठनों का काम भी एक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काकर पाकिस्तान की नफरत वाली सोच को बढ़ावा देना है। ऐसे संगठनों को बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, जिसके दम पर वो अपनी मनमर्जी करते हैं। अहले तशय्युअ के लिए अलग कवानीन होने चाहिए, उन्हें उसी तरह पाबंद रखना चाहिए जिस तरह दिगर ममालिक में पाबंदी के साथ उन्हें एक मखसूस तबके के तौर पर रखा गया है। उन्हें जो है ना, हम इसी मौजू पर हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इदारों के साथ खड़े हैं, फ़ौज के साथ खड़े हैं कि वो किसी भी ऐसे इक़दाम के लिए कदम उठाएं और अहले तशय्युअ को रोके, हम उनकी हिमायत करते हैं। हम इस सच को और भी करीब से जानना चाहते थे, इसलिए हमने क्वेटा जाने का फैसला किया, जहां हमारी मुलाकात शिया समुदाय के नेता रेजा वकील से हुई और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हैरान कर देने वाला था। बलोच इलाकों में मदरसों का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। अब हम देखते हैं कि एक ही गांव में करोड़ों रुपए के एक नहीं बल्कि 6-6, 7-7 मदरसे हैं। आप कराची से निकले मकरान की तरफ जाएं, आपको देखेंगे कि बहुत से छोटे से एरिया में इंतहाई ज़्यादा खर्चे पर बनाए गए कई मदरसे हैं। तो लाजमी बात है इन मदरसों को बनाया भी इसीलिए गया है ताकि एक ये जो जितने भी पॉलिसियाँ हैं, जिन मदरसों में ये तरबियत दी जा रही है, इस तरह की जो जहनियत जिस तरह जहाँ क्रिएट की जा रही है, मेंटलिटी जहाँ क्रिएट की जा रही है, उन पर हमारी हुकूमत का अभी तक कोई नज़र नहीं है कि किन किन मदरसों में किन किन इलाकों में ये मदरसे कायम है और उनमें किस तरह लोगों को रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाया जा रहा है। बुनियादी बात तो ये है, जब तक इन लोगों को छूट होगी, जब तक गुड और बैड मजहबी होंगे, जब तक गुड और बैड तालिबान होगा, उस वक़्त तक हमारे मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। जब तक अमन को बरकरार नहीं करेंगे तो इक़्तिसादी जितने भी प्लानिंग्स है उन पर अमल नहीं हो सकेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, पिछले महीने ही रेजा समुदाय के एक सदस्य को दिन के उजाले में उसकी दुकान के बाहर गोलियों से भून दिया गया था। उस मृत व्यक्ति का भाई आज भी वो लम्हा याद करके रो पड़ता है। जब उधर अंदर घुस गया एकदम बस उन्होंने बोला कि फायरिंग शुरू किया, वो जो उसको शागिर्द था, फायरिंग शुरू किया। बस तकरीबन 3-4 फायरें आवाज़, उसके शागिर्द ने बोल रहा था 3-4 फायर आवाज़ आ रहा था। बस दुनिया खामोशी हो गया। जब खामोशी हो गया, बोला कि वो शागिर्द ने बोला कि मैं जब ऐसे निकल कर बाहर आ गया, दुकान के सामने आ गया, बस देखा उस्ताद को, बस कि उस्ताद में खून की लटपट में उधर पड़े दुकान के सामने। फिर बोला कि मैंने अपना चादर में था, वो एक चीज़ हमारे पास नहीं था, अपने चादर को उस पर मैंने खींचा, इसको मुंह को बंद किया। ये इसी वजह से मारता है कि भाई ये लोग शिया है, शिया की वजह से भाई बस इसको मारो। बस ये बन रहा है सर। अभी हम लोगों का इतना वस नहीं है कि मैं ये जो बाज़ार मेन रोड तक मैं नहीं जा सकता। जब मैं जाऊँ ये काला चश्मे पहनता हूँ या ये मुँह ऐसे रुमाल के साथ वैसे बांधता हूँ कि मुझे किसी पहचान नहीं सके। बलूचिस्तान को खोने की कगार पर बैठा पाकिस्तान पूरी दुनिया में बलूचिस्तान को मिलते समर्थन से बौखला गया है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तब से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में अत्याचारों का नया अध्याय लिख रही है। कुछ लोग मिसिंग किया जाता है, उनको उठाया जाता है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बाकायदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाते हैं, HRCP के पास चले जाते हैं
या फिर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई हमारे घरों पे रात को छापे मारे गए, FC मतलब वहाँ पे बारी नफरी में आए हुए थे, उसमें उनके साथ सिविल ड्रेस में दूसरे लोग भी थे और FC की काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद थी और वहाँ से लोग हमारे प्यारों को उठा के ले गए। बाद में फिर वो उन्हीं लोगों के हवाले से जो वो क्लेम करते, बाकायदा ये रिपोर्टेड चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, HRCP के पास भी उनकी डिटेल्स मौजूद है। फिर 6-7 महीना गुजर जाता है, फिर उन लोगों को इश्तिहारी करार दिया जाता है कि भाई ये लोग इश्तिहारी है, अपने जो इलाके के थाने वहाँ के वो लोग हाज़िरी दे, अपनी सफाई पेश कर दे, न तो फिर हम लोग उनको गिरफ़्तार करके ले जाएंगे। फिर अचानक होता इस तरह है कि तकरीबन 2 महीने गुजरने के बाद एक दिन अखबार में आ जाता है कि भाई इनको इनको मुकाबले में हुकूमती इदारों ने मारा है, ये दहशतगर्द थे, ये इस तरह थे, ये फरारी थे, हम लोगों ने मारा है। तो इनका हालांकि 1 साल पहले उनको उठाया जाता है। एक ऐसा ही मामला गुलाम फारूक के पिता का भी है, जो पिछले कई वर्षों से गायब है और उनका आज भी कोई सुराग नहीं है। हम लोगों की बस कोशिश यही है, जो हम लोगों का जदोजहद है, पुरअमन तरीके से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोर्ट्स जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है हम लोगों का जो पिटीशन वहाँ पे दायर की हुई है वहाँ पे जा रहे हैं। एक उम्मीद है हम लोगों को कि भाई वाकई ये जो है मतलब एक ना एक दिन आएंगे, अगर मेरे वालिद नहीं आए तो दूसरे लोग तो कम से कम आ सकेंगे इस हवाले से। दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटने वाला पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है, उन पर कैसे जुल्म ढाता है, इसकी एक नहीं कई सारी मिसालें हैं। हमारी टीम जहां भी गई वहां हमें पाकिस्तान के पाप के सबूत मिले। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो खुशदार में रहते हैं, वो मतलब वो अपने उसमें रह रहे हैं। जो हब वगैरह गए हैं, जो कोयटा कुछ आए हैं, वो तो अपने उसमें रह रहे हैं, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई और उनको उस तरह का सपोर्ट में हमें कोई नहीं है, फिलहाल नहीं मिल रहा है उनको। जो हालात ख़राब हुए थे इस वजह से लोग जो है माइग्रेट कर चुके हैं वहाँ से। अक्सर लोग मतलब परसेंटेज मुझे नहीं पता, मेरे पास ना फिगर नहीं है, तो वहाँ से लोग अक्सर वहाँ से हब की तरफ या लसबेरा या कोयटा खुशदार मतलब वहाँ पे लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, हम दूसरे इलाकों में जाएँ। दरअसल पाकिस्तान इस पूरे इलाके की संरचना बदलना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए बंदूक के दम पर लोगों की आवाज बंद करनी हो, उनका सर कलम करना हो या फिर उनकी लाशों को जमीन के नीचे दफन करना हो। जो खौफ है कि भी इस बड़ी यानी तरक्की के जो रेल पेल होगा उससे हम अक्सर अक़लियत में तब्दील ना हो, तब वो उस तरक्की को अपना तरक्की समझकर इसको आगे बढ़ाएंगे। जितने भी ऑपरेशन हुए, इन 5 ऑपरेशन हुए, अब तक बलोचों को सफ़ाई से नहीं मिटा सके, तो इतना नुकसान हुआ। अब उन्हें चाहिए कि वो हालात को समझें, ताकत को सहारा नहीं बनाएं, बल्कि मामलात को बलोच जो मेजर्स इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें, लोगों को कौमी दायरे में लाने के लिए इक़दाम करें। अदरवाइज़ अगर वो कहेंगे नहीं जी हम इसी तरीके से ताकत को सहारा बनाकर या ताकत के ज़रिए मामला हल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हकीकी इक़्तिसादी तरक्की भी नहीं आएगी, खुशहाली भी नहीं आएगी। हालांकि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तान को अभी भी इस बात की शर्म नहीं है, क्योंकि वो आज भी बलूचिस्तान में नरसंहार के मामलों से इनकार करता है। We are not a war zone. Yes, we have got challenges that I agree to. We have got challenges from different sort of non-state actors, be it religious militants or separatist militants. Both. These both are, we feel, not representing the genuine people of this province. वैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। 1965, 1971 और 1999 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर पाकिस्तान गलती कर चुका है। 1971 में तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बंट जाना पड़ा था और पाकिस्तान अब यही गलती बलूचिस्तान में दोहरा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर चल पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट का एक ही मकसद है, हम बलूचिस्तान के हालात दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है
जहां से कोई रिपोर्टिंग नहीं करता, क्योंकि वहां पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण है और वहां के सच को दुनिया के सामने रखना आसान काम नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर यह रिपोर्टिंग करते हुए हमारी टीम पकड़ी जाती तो उसकी जान जा सकती थी। हमसे बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों ने यह लगातार अपील की थी कि हमारी टीम वहां के खराब हालात पर रिपोर्टिंग करे। हमें लगा कि यह मानवता से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हम इस जोखिम भरे रिपोर्टिंग असाइनमेंट में पीछे नहीं हटे और हमारी टीम अपनी जान पर खेलते हुए वहां पहुंच गई। हमें लगा कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसे हर हाल में एक्सपोज करना होगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कड़ा पहरा रहता है, ऐसे में जुल्म और अत्याचार की तस्वीरें दुनिया के सामने खुलकर नहीं आ सकती। पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान बलूचिस्तान के लोग चोरी छिपे वीडियो बनाते हैं और ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और तब वहां की हकीकत कहीं सामने आ पाती है। कई बार किसी घटना का वीडियो सामने आने में 20 दिन से लेकर 1 महीना तक लग जाता है। पहले इसका वीडियो बनाया जाता है, फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके लोग उन इलाकों में जाते हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या जहां पर फोन मौजूद हो। इसके बाद ये वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान किस तरह अधर्म से भरे युग में जी रहा है। पाकिस्तान से पूरी दुनिया के देश इस वक्त परेशान हैं और इस देश के अपने लोग भी ये मानते हैं कि वहां की सरकार और सिस्टम देश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सब के बावजूद अपनी मनमानी करने पर तुला हुआ है। बलूचिस्तान के बाद गिलगित बाल्टिस्तान पर भी उसकी नजर है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक चीन के इशारे पर पाकिस्तान अब गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा। अभी तक मुख्य तौर पर पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, जिनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा फाटा का इलाका है जिसका प्रशासन सीधे पाकिस्तान सरकार के अधीन है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान एक स्वायत्त प्रदेश है जहां पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में ही कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि पीओके के अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके पर भी भारत दावा करता रहा है। सुरक्षा के नजरिए से भी यह इलाका बेहद संवेदनशील है। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर प्रांत के तहत आता है, इसलिए यह पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। आप ऐसा मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा 1,01,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही अब हिंदुस्तान के पास बचा है। गिलगित बाल्टिस्तान करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जहां करीब 10 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान 2 बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और दूसरी बार 1 नवंबर को जब यह इलाका 1947 में हासिल की गई अपनी आजादी को याद करता है। अक्टूबर 1947 तक गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। गिलगित स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान किया था। 22 और 23 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में सेना भेजकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। 27 अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा रहा और उसके बाद 28 अप्रैल 1949 से गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान बलूचिस्तान की ही तरह इस इलाके के लोगों की आवाजें भी बंदूक के दम पर बंद करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जी न्यूज देश का ऐसा पहला न्यूज चैनल है जिसने बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और हम गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे को भी ऐसे ही उठाते रहेंगे और अपनी रिपोर्टिंग लगातार जारी रखेंगे। इन दोनों ही जगहों से संबंधित सच्ची खबरों को पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में कभी भी जगह नहीं मिलती और अगर मिलती भी है
तो ऐसी खबरों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि सच दुनिया के सामने आना चाहिए। इसलिए हम आगे भी पाकिस्तान की हर हरकत का ऐसे ही ग्लोबल टेलीकास्ट करते रहेंगे।